पढ़ाई वगैरह चल रही है। यस सर। क्या पढ़ा आपने लास्ट टाइम? सर हमने पैनक्रियाज के बारे में पढ़ा था, लीवर के बारे में। पैनक्रियास का और वो लिपिड का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन करा दी थी तो वो लोग पढ़ा ना। यस सर। आप भी अंशु पढ़ा नहीं पढ़ा था लिपिड का डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? यस सर, वो भी पढ़ा था। पढ़ा था ना। चलो बहुत ही बढ़िया। अब मेरे एक दो सवालों का जवाब देंगे आप लोग। ठीक है। और कौन देगा जवाब? लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कौन कौन है। ये स्टूडेंट्स कम क्यों भाई साहब क्लास में? प्रियांशु कुमार। यस सर। हाँ बेटा। ये लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में कौन सा जूस रिस्पॉन्सिबल है? कौन से जूस विच जूस कंटेन्स एंजाइम्स टू डाइजेस्ट लिपिड्स? सर पैनक्रियाटिक जूस रिस्पॉन्सिबल है, लाइपेस एंजाइम मेनली। एंड वो एंजाइम का नाम क्या है? लाइपेस एंजाइम। वेरी गुड। और पैनक्रियाटिक लाइपेस। बाइल बाइल जूस क्या करता है? सर वो सर मिसल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वेरी गुड। और लिपिड्स एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होते हैं ब्लड में? सर वो सर काइलोमाइक्रोन होते हैं जो उनके फॉर्म में। वेरी गुड। और ये बताओ कि एपिथेलियल सेल में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं? सर सेल्स में सर लैक्टियल्स में अब्जॉर्ब होते हैं। सर क्वेश्चन समझा नहीं मैं। मैं पूछ रहा हूँ एपिथेलियल सेल में जो जब जाते हैं लिपिड्स तो किस फॉर्म में जाते हैं? सर हाइड्रोफिलिक होते हैं तभी तो। अरे भैया सवाल पूछ रहा हूँ किस फॉर्म में वो म्यूकोसल सेल्स के अंदर जाते हैं? बेटा मिसल की फॉर्म में जाते हैं जाते हैं, ये पूछ रहा हूँ मिसल की फॉर्म में। यस सर। हाँ। सर उसके मिसल ऊपर पूछा। प्रोटीन का कोट होता है तभी जाते हैं अंदर। अरे भैया गुरुजी मैं एपिथेलियल सेल की बात कर रहा हूँ, दिमाग पूछो ना, दिमाग लगाओ ना, मैं एपिथेलियल सेल की बात कर रहा हूँ। मैं लिम्फ की या ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ। जब दो जगह बताया था ना एब्जॉर्प्शन की, पहले एपिथेलियल सेल में जाके एब्जॉर्ब होंगे। यस। पहले एपिथेलियल सेल की जगह में जाके एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद फिर जाके वहां एब्जॉर्ब होंगे, क्या कहते हैं उसके लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। तो एपिथेलियल सेल में म्यूको मिसल जाएगा और लिम्फ के अंदर कैलोमाइक्रोन जाएगा। यस भाई सर। बता रहा जो क्वेश्चन है देख लेना वो क्या पूछ रहा है, फिर 0 नंबर लेकर आओगे चार में से। तो ये सवाल मेरा ध्यान रखना कि पूछा क्या है, एपिथेलियल सेल पूछा है, म्यूकोसा म्यूकोसा पूछा है या लिम्फेटिक कैपिलरी पूछा है। ठीक है। ओके सर, देख लूंगा आपसे। हाँ। शुभम शर्मा। यस सर। ये बाइल में ये क्या कहते हैं इसको, बाइल सॉल्ट का क्या फंक्शन होता है? सर बाइल सॉल्ट्स का बेसिकली फंक्शन मिसल फॉर्मेशन में होता है। ठीक वो है। मतलब सॉरी, छोटे छोटे फॉर्म के अंदर उसको जो बिग बिग फैट ड्रॉप्स होती है उसको छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर तोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए मैं आज आगे बात करते हैं। हमने लिपिड्स का एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया था, डाइजेशन पढ़ लिया था, इंटेस्टाइन में चीजें पढ़ ली थी। अब देखो एक आध छोटी छोटी चीज रह गई है, वो है लिवर का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ और थोड़ा पैनक्रियास का स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। तो थोड़ा स्ट्रक्चर हमने नहीं पढ़ा था लिवर का, वो बताने जा रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, स्ट्रक्चर ऑफ लिवर। अब देखो लिवर के स्ट्रक्चर में ध्यान देना, पे अटेंशन। मान लो ये लिवर है, ठीक है ना? क्लियर? अब यहां पर एक लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब एक फाइबर स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये लोब है। दिस इज द लेफ्ट लोब,
जो कि साइज में छोटा है, और ये दूसरा लोब है द राइट लोब। ये राइट लोब साइज में बड़ा होता है, ठीक, क्लियर। इंपॉर्टेंट ये भी नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, लिवर के अंदर उसकी स्मॉल यूनिट, लिवर की स्मॉल यूनिट हेक्सागोनल होती है, ठीक है। इसे बुलाते हैं हेपाटिक लोब्यूल। क्लियर। अब इस हेपाटिक लोब्यूल में फाइब्रस, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस क्या है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल इंपॉर्टेंट है, इसको आप माइंड में रखें, ठीक। अच्छा, और क्या है? और है इस तरीके से अरेंज इन सेल्स, चेन की फॉर्म में। ऐसे चेन की फॉर्म में, या आप बोल सकते हैं कॉर्ड की फॉर्म में, ये सेल्स हैं, इन्हें बुलाते हैं हिपाटोसाइट्स। क्या बुलाते हैं इनको? हिपाटोसाइट्स। बीच में एक वेन है, उसको बुलाते हैं सेंट्रल वेन। और बाकी जो स्पेसेस है, ये स्पेस, इसको बुलाते हैं बाइल साइनसेस। बाइल साइनसेस। और यहां पे कहीं कहीं पे हमारे पास स्ट्रक्चर रहते हैं जो बोलते हैं कोडेल ट्रायड। कोडेल ट्रायड। नाउ पे अटेंशन, देखिए, और यहां पर कुछ सेल्स रहेंगे, इन्हें बोलेंगे कफर सेल्स। देखिए, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं तुम लोगों को। पहले तो फाइब्रस करेंगे, गिल्सन्स कैप्सूल। हेपाटिक ग्लोब्यूल इज अ यूनिट, इज अ सिंगल यूनिट ऑफ द सिंपल यूनिट ऑफ द लिवर। तो लिवर की यूनिट आपका हेपाटिक ग्लोब्यूल है, एंड इट इज कवर्ड बाय कवरिंग नोन एज ग्लिसन्स कैप्सूल। ये ग्लिसन्स कैप्सूल नाम की कवरिंग के साथ क्या है? कवर्ड है, ठीक है। और इसमें कॉर्ड्स की फॉर्म में या चेन्स की फॉर्म में हेपाटोसाइट्स जो है, या लिवर के सेल्स जो है, वो चेन्स की फॉर्म में क्या है? अरेंज है, तो वो हेपाटोसाइट्स हो गए। बीच में वेन है, सेंट्रल वेन, और ये है पोर्टल ट्रायड। देखिए पोर्टल ट्रायड क्या है? पोर्टल ट्रायड के अंदर तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है इसके अंदर हिपैटिक आर्टरी, एक होती है हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, और एक होता है बाइल डक्ट्यूल, मतलब बाइल के लिए ओपनिंग होती है। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? नाउ होता ये है, पे अटेंशन, हिपैटिक आर्टरी या आर्टरियोल का जो पार्ट है, यहां से आता है जो ब्लड आ रहा है, ठीक है ना, ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है, ठीक है। और हिपैटिक पोर्टल वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हिपैटिक आर्टरी का पार्ट नहीं, ठीक है। तो ये हाथ से हिपैटिक आर्टरी से अपना ब्लड आ गया, हिपैटिक पोर्टल वेन से ब्लड आ गया, ये सब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल वेन, और सेंट्रल वेन से फिर हिपैटिक वेन। देखिए लिवर के अंदर
दो तरीके के ब्लड की एंट्री होती है, एक ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड। जो ऑक्सीजनेटेड है वो हिपैटिक आर्टरी से आता है, जो सीधा लिवर के अंदर आता है थ्रू द हार्ट। और दूसरा आता है हिपैटिक पोर्टल वेन से, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, देखिए स्टमक, ये बताया था मैंने एनिमल किंगडम के अंदर, स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन। स्टमक, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, इन सबका जो ब्लड निकलता है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, वो पहले लिवर में जाता है, लिवर से होके वो आगे जाता है बॉडी में। ठीक है, क्लियर? तो कॉन्सेप्ट ये है सिंपल सा कि ये सारा जो ब्लड डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ साथ, ठीक है, पहले मुझे हाँ, तो बोलो जी, मैं तुमको बता रहा था कि ये लिवर के अंदर ब्लड आ रहा है हर जगह से, मतलब दो चार जगह से, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास एंड स्प्लीन। तो कॉन्सेप्ट सारे का सारा ये है कि ये सारा ब्लड जो जाता है स्टमक के अंदर, ये जो लिवर के अंदर, वो जिस वेन के थ्रू जाता है उसे बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, और सिस्टम को बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और ये बड़ा जरूरी है कि आपने जो भी एब्जॉर्ब किया स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो प्रोसेसिंग है, वो होनी तो लिवर में ही है। सारा काम तो लिवर नहीं करना है। तो सारा काम जब हम करना है लिवर में, तो फिर इधर उधर ब्लड को, इधर उधर न्यूट्रिएंट्स को क्यों घुमाएं, सीधा लिवर में डायरेक्टली पहुंचाएं। तो वही हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वही है कि डायरेक्टली लिवर में पहुंचाओ। तो जब लिवर में ब्लड आया, न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके, ठीक है, तो वो आ रहा है थ्रू हिपैटिक पोर्टल वेन। अब हिपैटिक पोर्टल वेन बड़ी वेन है, उसके आगे ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके आगे ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। वो सारी छोटी छोटी ब्रांचेस हर जगह गई हैं लिवर में, छोटे छोटे हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर गई हैं, है ना। तो हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर ये पोर्टल ट्रैक्ट में छोटी छोटी ब्रांच आ रही है, ठीक है ना। तो छोटी सी उसी की ब्रांच है, हिपैटिक पोर्टल वेन की छोटी सी ब्रांच है यहाँ, जो लेके आ रही है डीऑक्सीडेटेड ब्लड बट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फिर ये हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है, जो हार्ट से ऑक्सीडेटेड ब्लड आया वो है। अब ये सारा ब्लड इकट्ठा होके पूरा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट होके घूमता फिरता फाइनली पहुंचेगा सेंट्रल वेन में, यहाँ पे सेंट्रल वेन से ये ब्लड जाएगा हिपैटिक वेन की ब्रांच में, और फिर पूरी हिपैटिक वेन बन के ये लिवर से बाहर निकलेगा और हार्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है किसी भी ऑर्गन के अंदर, ऑक्सीजन ब्लड आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैलता है फैलता है फैलता है, सबको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। फिर ब्रांच 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 बनती है, फिर एक वेन बनती है, वेन हार्ट में चली जाती है, फिर हार्ट से वो ब्लड लंग्स में जाता है फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए, लंग्स से फिर से हार्ट में आता है, हार्ट पंप करता है, फिर से ऑर्गन में आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट, फिर ब्रांचेस ब्रांचेस ब्रांचेस, फिर सीधा निकला, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में ऑक्सीजन हो गया, फिर वापस हार्ट के पास, फिर हार्ट ने बॉडी में पंप किया ऑक्सीजन, फिर ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। तो लिवर के पास भी क्या आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन ब्लड आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ हिपैटिक आर्टरी। लेकिन लिवर के पास एक और दूसरा वाला कौन सा, हिपैटिक पोर्टल वेन, ये सबके पास नहीं होता है ना। अगर हम किडनी की बात करें, तो किडनी के पास सिर्फ एक ही तरीके का ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू रीनल आर्टरी, ठीक है ना। हार्ट मूव करेगा ऑक्सीजन ब्लड किडनी के पास, रीनल आर्टरी, वो अपना अपना डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड पिक करेगा, जो फालतू चीज जो भी है पिक करेगा, और फिर वेन बन के, रीनल वेन बन के बाहर। तो हर ऑर्गन के साथ ऐसे ही है। जैसे कि और बताता हूँ, मैं कोई दूसरा ऑर्गन ले लेते हैं, कोई भी, लेट से हम ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड, ले लेते हैं ग्लैंड, ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड में क्या आया, ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया, वेन बना और निकल गया, ठीक है ना। तो ये चल रहा है। बस एक लिवर में प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे ऑर्गन से भी आता है, तो वो एक्स्ट्रा वाला दूसरे ऑर्गन से आया, जो हार्ट से आया, वो सब हुए डिस्ट्रीब्यूट हुए, होने के बाद फाइनली डीऑक्सीजनेटेड और सब न्यूट्रिएंट यूज कर लिए, फिर हेपाटिक वेन से ये ब्लड सीधा कहा जा रहा है टुवर्ड्स दी हार्ट जाएगा। तो ये सिस्टम खैर वो हो गया। अच्छा, अब इस ब्लड को लेकर, इसे न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स लेके, ये सेल्स कौन से हैं, ये लिवर के सेल्स हैं। ये लिवर के सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, इनका काम क्या प्रोड्यूस का, इसका काम है बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल, कॉल, ठीक है ना, कॉल बाइल एक ही बात है, ये प्रोड्यूस करना।
अब ये इसको प्रोड्यूस करेगा, इसको प्रोड्यूस करने के बाद बाइल कॉइल को प्रोड्यूस करने के बाद ये बाइल कॉइल स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये यहाँ इस बाइल डक्ट्यूल के अंदर आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा बाइल, और ये फिर आगे ब्रांचेस बना के बाइल डक्ट बनाएगा, और वो बाइल डक्ट यानी हिपैटिक डक्ट जो है वो फिर आगे सिस्टिक डक्ट से मिलेगी, तो आपको बताइए पूरा, फिर मिलके ये जाएंगे तो पैनक्रियास से जुड़ेंगे और फिर फाइनली हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल जो है वो इस डक्ट्यूल से होता हुआ जा रहा है, तो ये काम चल रहा है कि ये ब्लड आ रहा है इधर इधर और ये बाइल इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता होता इधर घूमता घूमता यहाँ आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लिवर के डिसऑर्डर्स के बारे में, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कि लिवर के एक जनरल डिसऑर्डर की बात करते हैं। लिवर से एक जनरल डिसऑर्डर क्या होता है कि कभी कभार आपकी लिवर में इंफ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है ना। लेट्स से आप अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो इंफ्लेमेशन हो गया, ठीक है, या वायरस हो गया तो इंफ्लेमेशन हो गया। अल्कोहल ज्यादा पीते हैं तो आपको हुआ लिवर का इंफ्लेमेशन, हेपाटाइटिस, हेपा लिवर आइटिस इंफ्लेमेशन। तो हेपाटाइटिस लिवर का इंफ्लेमेशन हो गया जब कौन आ गया, तो वजह से हो जाता है मेनली, या तो एक्सेसिव अल्कोहल, अगर एक्सेसिव अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो बोलते हैं अल्कोहलिक हेपाटाइटिस, ठीक है। यही अगर किसी वायरस की वजह से हो रहा है तो क्या बोलते हैं वायरल हेपाटाइटिस। तो इन केस आपको हेपेटाइटिस हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो इन्फ्लेमेशन जब भी किसी ऑर्गन में होता है तो उस ऑर्गन में जो चीजें होती है डायलेट कर जाती है, तो ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, लिवर थोड़ा फ्लूइड की वजह से स्वेल हो जाएगा, तो फैटी लिवर, थोड़ा लिवर में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। फिर फैट फॉर्मेशन जो होता है लिवर में एक्यूमुलेट होने लगता है, तो फैटी लिवर होने लगता है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है जब जब लिवर में इन्फ्लेमेशन होता है, एक और प्रॉब्लम होती है कि लिवर के जो डक्ट्स है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। तो डक्ट्स जब प्रॉपर्ली काम नहीं करते तो बाइल जो है वो इकट्ठा होने लगता है लिवर के अंदर, तो लिवर के अंदर जो बाइल है वो क्या होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। और जब बाइल लिवर में ज्यादा लगता है, इकट्ठा लगता है इस बाइल साइनसेस के अंदर, तो वो लीक कर जाता है ब्लड वेसल के अंदर। भाई बाइल जब ज्यादा होगा ना तो वो लीक करेगा ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब ब्लड वेसल्स के अंदर लीक करेगा, जो इधर उधर जाके सेंट्रल वेन में जाएगा तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब बाइल देता है येलो कलर, ठीक है ना। तो जहां जहां ये बाइल, जहां जहां ये ब्लड जाएगा, जहां जहां टिश्यूज के पास ये बाइल डिस्ट्रीब्यूट होगा जाके, वहां पर टिश्यूज में ना रेडनेस आ जाएगी, सॉरी येलोइशनेस आ जाएगी, स्पेशली कहां जहां ब्लड फ्लो ज्यादा है, हाथ के टिप्स पे, आईज में येलोइशनेस। तो ये जो बॉडी स्किन थोड़ी येलोइश पड़ने लगती है क्योंकि ब्लड में बाइल आने लगता है, और वो बाइल यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है, यूरिन का कलर भी चेंज होता है, ठीक है। तो हम इस वाले सिम्टम को बोल देते हैं जॉइंटिस, ठीक है ना। तो इस सिम्टम का नाम हम दे देते हैं क्या, जॉइंटिस। हालांकि जॉइंटिस सिर्फ एक सिम्टम है जो बता रहा है कि लिवर, थोड़ा सा लिवर का इन्फ्लेमेशन हुआ है, लिवर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो लिवर में जब भी प्रॉब्लम होगी तो बाइल इकट्ठा होने लगेगा, प्रॉपर्ली मूव नहीं करेगा, और वो लीक करेगा ब्लड वेसल्स में, और आपकी बॉडी में येलोइशनेस आने लगेगी। तो जब भी स्किन में येलोइशनेस आए तो समझना कहीं ना कहीं पे लिवर का क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये है आपके लिवर के बारे में। अच्छा, लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, क्यों, इसमें रीजनरेशन भी होता है, कि मान लेते हैं कि लिवर का थोड़ा डैमेज भी हो गया तो इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है। जैसे कोई जैसे किसी बहुत ज्यादा अल्कोहल किया, लिवर थोड़ा डैमेज होने लग गया हल्का, लेकिन एक लेवल तक डैमेज नहीं हुआ, एक लेवल तक इट कैन रिपेयर इटसेल्फ। एक लेवल तक थोड़ा डैमेज हुआ है तो आप अल्कोहल पीना बंद कर दीजिए, सब चीजें नॉर्मल कर दीजिए, हेल्दी खाना खाइए, है ना, लिवर के लिए जो अच्छी चीजें हैं वो खाइए, स्लोली ग्रेजुअली लिवर में हील इटसेल्फ, ठीक है ना। इसलिए जॉन्डिस होने के बाद आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक लेवल के बाद से ज्यादा डैमेज हो गया, इरिवर्सिबल डैमेज हो गया, फिर अ पर्सन हैज टू डाई, बिकॉज लिवर इज द मेन मेटाबॉलिज्म रीजन। अगर लिवर खराब हो जाता है मतलब बॉडी का जो मेन मेटाबॉलिज्म वो खराब हो जाता है, बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्यों, लिवर का एक और काम है चीजों को डिटॉक्सिफाई करना, और कौन कर रहा है लिवर के अंदर, हिपैटोसाइट्स कर रहे हैं। और हिपैटोसाइट में कौन कर रहा है, या आपको पता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हिपैटोसाइट्स का, उसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन, तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। तो अगर आपका लिवर डैमेज हो गया तो डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा तो फिर आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो बट ऑब्वियसली बात है किडनीज पे लोड ज्यादा पड़ेगा, उनको ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा ताकि आपकी टॉक्सिसिटी को बाहर निकाला जा सके। अब किडनी पर ज्यादा जोर पड़ेगा तो आपकी किडनी का खराब होने का खतरा होगा, तो फिर आपकी किडनी खराब होने लगेगी, तो किडनी खराब होने लगेगी वो इफेक्ट और लिवर पे आएगा, लिवर और खराब होगा, किडनी फिर और खराब होगी, ठीक है ना। फिर इस तरीके से किडनी, लिवर, पैनक्रियास, बॉडी पूरी खराब होते होते तक ये टॉक्सिसिटी आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर देगी, तो मतलब पूरी बॉडी खराब होने लगती है अगर आपका लिवर
कहीं ना कहीं खराब होने लगा है। तो लिवर और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दिखने में सिर्फ ऐसा लगता है कि डाइजेशन के रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन आप समझिए, आप जो खा रहे हैं, आप जो डाइजेस्ट कर रहे हैं, वही आपको बना रहा है, वही आपको एनर्जी दे रहा है, वही आपको सारे काम करने की कैपेसिटी दे रहा है। इसलिए लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो एवरीथिंग इन बॉडी इज गोइंग टू चेंज। ठीक है ना? इसलिए वी शुड ऑलवेज थिंक, बहुत छोटी चीज है कि हम क्या करते हैं, whenever we eat food, हम खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं और बिल्कुल दुखी होकर खा रहे हैं, मतलब है ना, और या कभी हमारा आधा ध्यान खाने में नहीं है, आधा कुछ और है, ठीक है ना, और हम डाइजेस्टिव सिस्टम का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे, किसी टाइम पे कुछ भी खा रहे हैं, तो it is not very advisable. Should eat properly, eat all varieties of food, all variety जो important मैं विटामिन की कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, लेकिन eating is a very important task। ठीक है ना? आपके यहाँ बैठ के पढ़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉपरली ईट करना, बिकॉज इफ यू ईट राइट, your body will feel right, your body will feel right, it will produce right hormones, right energy levels, and you can do right amount of work in your body। ठीक है? तो डाइजेशन सिस्टम लेवल, ये सिर्फ सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पढ़ने वाली बात है, these actually matter। ठीक है ना? सो ये लिवर के बारे में कि लिवर इज अ वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है? इज द मेटाबॉलिज्म हब। ठीक है? तो दैट इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए लिवर के बारे में। ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए, एल्स विल मूव टुवर्ड्स द सर, जो ये पैनक्रियास। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सर, वो एक ही वेन से आता है हार्ट में, या फिर अलग अलग वेन से आता है हार्ट में? पहले तो क्वेश्चन करेक्ट है। वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लाती, आर्टरी लाती है। तो हिपैटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लाएगी, और हिपैटिक पोर्टल वेन क्योंकि स्टमक और इंटेस्टाइन से ब्लड लेके आ रही है, तो उनसे जब ब्लड निकलेगा वो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड होगा, तो इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड है। सर, तो जब वो सेंट्रल वेन में जाके वापस हेपेटिक वेन से अपने हमारे हार्ट में जा रही है, तो सर वो कौन सा ब्लड जा रहा है हार्ट में फिर? ये समझाता हूँ मैं, पहले ये सारा समझ में आ गया, इसके अलावा? यस सर। अच्छा सर, एक चीज और है, मैं आपको बताना भूल गया, एक मिनट। ये कफर सेल्स क्या है? दीज आर मैक्रोफेजेस। आपको मैक्रोफेज पढ़ाया है मैंने उसमें, एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। मैक्रोफेजेस आर फाइब्रोसाइट्स जो अलग अलग टिश्यू के अंदर अलग अलग नाम से होते हैं, है ना? बोन में ऑस्टियोक्लास्ट थे, कार्टिलेज में कॉन्ड्रोक्लास्ट थे, लंग्स में पढ़ोगे डस्ट सेल के नाम से होते हैं, यहाँ पे कफर सेल्स के नाम से हैं, नर्वस सिस्टम में जाओगे तो माइक्रोग्लाइल सेल्स के नाम से होंगे। तो रिमेंबर कफर सेल्स आर नथिंग बट द मैक्रोफेजेस। हाँ जी, अब बताइए। सही लेफ्ट लोब और राइट लोब में सिंगल सिंगल होंगे या ज्यादा होंगे? बेटा लोब्यूल बहुत छोटे होते हैं बेटा, दे आर वेरी वेरी स्मॉल, मिलियंस ऑफ लोब्यूल्स होंगे। ओके सर। हाँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लिवर की। द स्ट्रक्चर, हेपाटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिवर। ओके सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? सर जब जॉन्डिस होता है तो जॉन्डिस में ज्यादातर मतलब बच्चों को भी जॉन्डिस हो जाता है, तो उनमें भी मतलब बाइल ज्यादा होने लगते हैं। अरे बाइल ज्यादा नहीं होता है, बाइल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होता। बाइल का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर वो लीक कर रहा है ब्लड वेसल में। अच्छा हाँ सर सर ये बाइल एक्यूमुलेट कैसे होता है, ये समझ नहीं आया। अरे बेटा लिवर का काम है बाइल बनाते रहना, बनाते रहना, बनाते रहना। ठीक है ना? वो बाइल बनाते रहता है। अगर तो इंटेस्टाइन में उसकी जरूरत है, ठीक है, तो वो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है? अगर इंटेस्टाइन में जरूरत नहीं है, वो बताया था ना स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, वो ओडीडीआई वाला स्फिंक्टर और बॉयडन वाला स्फिंक्टर अगर बंद है तो यस बाइल क्या यस होगा, सर। वो लिवर से फिर गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। ठीक है ना? तो लिवर तो बाइल बनाता रहता है। अब तू इमेजिन कर कि वो बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, बनता जा रहा है, लेकिन मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। अब मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ इकट्ठा हो गया, कहीं तो निकलेगा ना। कहाँ निकलेगा? ब्लड वेसल में।
है ना। तो ब्लड वेसल में जब निकलेगा तो फिर वो जहां जहां ब्लड जा रहा है वहां वो थोड़ा येलोइश नेचर पास करेगा। ओके सर। सर हाँ जी। सर जो कफर सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या होता है? मैक्रोफेज का क्या फंक्शन है? हाँ आकाश कुमार, मैक्रोफेज का क्या फंक्शन होता है? सर याद नहीं आ रहा। तो बेटा ये फिर अब वो तो मैं नहीं हेल्प करूंगा ना आपको। आपको छह छह बार एक एक चीज बता दे तो आप बार बार पूछोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये बहुत अच्छे से बताया था, इसका आंसर पे आंसू देगा तुमको। सर वो आपने बताया था कि व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं माइक्रोफेज जो। इतना ही बताया था, बाकी और कोई देगा ये? और आशीष की सवाल सर वो क्लास में फैगोसाइटोसिस भी करते हैं। भी नहीं ही करते हैं। यस सर। हाँ, वो फैगोसाइटोसिस भी नहीं, फैगोसाइटोसिस ही करते हैं। मेन काम ही उनका ये है, पैथोज को पकड़ के खा जाना। ठीक है, सर और क्या बताया था? इतना ही बताया था। बाकी बताया हुआ कि वो मोनोसाइट्स नाम के सेल से डराइव होते हैं। ठीक है, और उनके एक और भाई होते हैं डेंड्रेटिक सेल्स। ये थोड़ा आइडिया ऐसे दिया हुआ है, लेकिन जो मेन काम है मैक्रोफेजेस का, दे आर लार्ज सेल्स। इनका भी नाम है मैक्रो। और फेजेस मतलब खा जाने वाले। इनका एक और नाम होता है हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियो मतलब टिश्यू, ठीक है ना। तो टिश्यू में रहते हैं बेसिकली। ब्लड में जब रहते हैं तो इनको मोनोसाइट्स बुलाते हैं, गोल मटोल होते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं। लेकिन जैसे ये टिश्यू में आते हैं ये मॉडिफाई कर जाते हैं इनटू बिग फैगोसाइट्स नोन एज मैक्रोफेजेस। और जिस तरीके के टिश्यू में जाते हैं उस तरीके का इनका नाम रहता है। जैसे लिवर में इनका नाम डस्ट सेल है, सॉरी लंग्स में इनका नाम डस्ट सेल है, लिवर में कफर सेल्स है, नर्वस सिस्टम में ग्लायल सेल्स है। जैसे जैसे आएगा बताता जाऊं। हाँ जी, क्लियर? एनी डाउट? सर ये हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट्स है ना? हाँ ऐसे फंक्शन बोल, फंक्शन यही ओके सर। सर आपने ग्लिसन्स क्या कैप्सूल के बारे में क्या बताया था कि किस चीज की बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू बेटा, कनेक्टिव टिश्यू। तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते? मैं एक बार पढ़ाता हूं तो मुझे मुझसे टुकड़ों में सब रिपीट कर लेते करवा लेते हो कि सर ये क्या था, वो क्या था, वो क्या था। तो इससे एक अच्छा एक काम क्या करो, मैं एक बार पढ़ाऊं तो मुझे बोल दिया करो कि सर एक बार हो गया, अब एक बार दोबारा दूसरा दूसरा एक बार दोबारा से रिपीट करा दो पूरा। तो तुमको एक एक टुकड़ा वाला पूछना होता है, एक एक किसने ये पूछ ली, किसने वो पूछ ली, किसने वो पूछ ली, सारा रिपीट कराओ। तो एक ही बार बोल दिया करो कि सर हमें एक बार वापस रिपीट करा दो। अब भी देख लो किसी को किसी पॉइंट में कोई डाउट हो तो। सर ये पोर्टल ट्रैड का क्या काम होता है? कोल्ड राइड का क्या नाम होता है? सर वर्क काम। बेटा ये बता, कोरल ट्राइड में के कंपोनेंट्स क्या हैं? सर उसमें सेल्स ही है, 3 सेल्स है। सेल्स है 3 4। बताइए इनमें से कोरल सर ट्राइड कौन सा है? 3। ये है, ये है, ये है। सर सर जो वो सबसे ऊपर वाला है जिसमें 3 सेल है। ये अच्छा। यस सर। ये क्या बनाया है यहाँ पे ये? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा 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 अच्छा। और भी है ठीक कोई है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो तो तुझे जब तो ये बता रहा हूँ, तुझे क्या लगा ये बाहर से उठा रहा है? सर मेरे को लगा कि ये सेंटर वेन से अंदर से होगा ये। सभी होशियार बच्चे सुने ध्यान से कि बेटा ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 ये मैंने यहाँ पे कोरल ट्राइड ही समझाया है कि कोरल ट्राइड क्या चीज है। और भी किसी को था ये कंफ्यूजन? ये सिर्फ शुभम का कंफ्यूजन था? सर सिर्फ शुभम का ही था। और बताओ शुभम को ये कंफ्यूजन क्यों आता है? शुभम को ये कंफ्यूजन इसलिए आता है क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ शुभम अपने ख्यालों में खोया होता है कि मैं अफसर से ये में ये होता है, ये में ये होता है। अपना ओवरऑल जो अपना जो दिमाग है, एक्स्ट्रा दिमाग चला रहा होता है बैठ के। और उस चक्कर में जो बात निकल जाती है वो उसके कानों में तो पड़ती है लेकिन दिमाग तक पहुंचती नहीं है। फिर उसको याद आता है अरे ये तो रिलेट ही नहीं हुआ।
तो भाई शुभम, तुमको मैं एक बहुत ही सिंपल सा सजेशन आज तक देता आया हूँ, दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है? और पता नहीं कब तक दे पाऊंगा, क्योंकि अब एक लेवल होता है सजेशन देने का, ठीक है ना? कि जब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो चीजें लिंक कर रहा हूँ, पहले वो तो समझ ले एक एक करके। मैंने क्या करता है, एक चीज सुनी फिर उसमें खो गए, अच्छा ऐसा होता था, फिर ऐसा भी होता होगा, उतरे तेरे खोने में ना मैं आगे निकल गया, और तेरा वो लिंक नहीं बन पाया, फिर तुझे टुकड़ों में चीजें समझ में आई, फिर उससे और कंफ्यूजन और तेरी सोच, ठीक है? तो ये ऐसे चलेगा ना तेरा, तो मैं तुझे लिखवा के दे दूं, इसी तरीके से तू चलता रहा, ऐसे चलता रहा, तेरी पूरी 11th हो जाएगी, और तेरे को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन 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 होगा टुकड़ों में, ठीक है? तो ये जो थिंकिंग वाला काम है ना, थिंकिंग वाला काम, वो क्लास के बीच में बैठे बैठे नहीं है। क्लास के बीच में काम है कि जो जो मैं बता रहा हूँ उसको उतना अच्छे से समझो, थोड़ा बहुत थिंक करो, अच्छा ये जो डीप थिंकिंग वाला काम वो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, उससे चीजें अच्छे से समझ में आती हैं, लेकिन वो क्लास के बाद है। क्लास में पढ़ने के बाद फिर जाओ, बैठो सोफे पर आराम से, सोचो क्लास में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या समझाया, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर जो डाउट्स है उसे समझने की कोशिश करो। ये नहीं कि क्लास में साथ साथ पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ सोच भी रहे हैं उस चीज के बारे में, वो दोनों चीजें कर नहीं पा रहे हैं, वो दोनों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो ऐसा अपना मत करो, और आगे बात करेंगे। अब आगे क्लियर, आगे बात ओके करेंगे। सर। अब जितनों को यस ये जो सर। सर्कुलेशन वाला पार्ट में डाउट है ना, इसके डाउट की वजह बताता हूँ, तुमने सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पढ़ा है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था तो ये सब क्लियर हो जाएगा। मैं तुमको एक हिंट दे रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम का, सब ये समझाने के लिए कि क्या चल रहा है। देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम में नॉर्मल क्या होता है, हम समझ रहे हैं इस बात को। तुम्हारे पास लंग्स होती है, तुम्हारे पास हार्ट होता है, हार्ट होता है, ठीक है ना? और ये लिवर हो गया, ठीक है? या पहले इधर स्टमक बना देते हैं। स्टमक हो गया, लिवर हो गया, लेट्स से एक ऑर्गन और बना दी, किडनी बना दी, ठीक? सुनना ध्यान से, काम ये है कि लंग्स, हार्ट से लंग्स में ब्लड जाएगा डीऑक्सीनेट, वो ऑक्सीनेट होकर हार्ट में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाला जो ऑक्सीनेट ब्लड है सबको पंप करे। स्टमक को उसकी आर्टरी दे दिया, लिवर को दिया, किडनी को दिया, सबको दिया ऑक्सीनेट ब्लड, ठीक है? क्लियर? इन सब ने अपना अपना ऑक्सीनेट ब्लड इस्तेमाल किया है, और डीऑक्सीनेट ब्लड वापस हार्ट को दिया। ऐसे बना लो, जैसे बना लो, ठीक है? ये डीऑक्सीनेट ब्लड। अच्छा, इसमें सब बस एक ही प्रॉब्लम रहती है, एक ही डिफरेंट चीज है, वो क्या है कि स्टमक अपना डीऑक्सीनेट ब्लड डायरेक्टली हार्ट में देता। अभी जो डीऑक्सीनेट ब्लड हार्ट में आया ना, यही लंग्स में जाता है, ऑक्सीनेट होता है, फिर हार्ट के पास आता है, फिर सबको ऑक्सीनेट मिलता है। ये चल रहा है कि हार्ट ने सबको ऑक्सीजन ब्लड दिया, सबने यूज किया, डीऑक्सीनेट किया, फिर हार्ट को दिया, हार्ट ने लंग्स को दिया, लंग्स ने ऑक्सीनेट किया, फिर हार्ट को दिया, हार्ट ने फिर ब्लड को दिया। ये चल रहा है, ठीक है? ये इंटेस्टाइन या स्टमक की अपनी आर्टरी, ये हिपैटिक आर्टरी, ये रीनल किडनी की आर्टरी, ये रीनल वेन, ये लिवर की वेन, हिपैटिक वेन, ठीक है ना? उस तरीके से है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जो स्टमक इंटेस्टाइन, हमें स्टमक को मान लो या इंटेस्टाइन मान लो, स्टमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, इस साइड से ऑर्गन देते ना, ये अपना डीऑक्सीनेट ब्लड डायरेक्टली हार्ट में देते हैं, ये अपना डीऑक्सीनेट ब्लड देते हैं लिवर को, ठीक है? तो ये जो लिवर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है ना ब्लड का, इसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पोर्टल। नाम क्या दिया है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, क्योंकि ब्लड का जा रहा है लिवर के पास जा रहा है। अगर ये पैनक्रियास के पास जा रहा होता तो बोलता पैनक्रियास पोर्टल सिस्टम। यही जा रहा होता किसी और के पास, थायराइड ग्लैंड के पास, तो बोलता थायराइड पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना? तो लिवर में जा रहा है तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो ये जो वेन है इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन।
इसका नाम है हेपाटिक पोर्टल वेन। ठीक है, ये हेपाटिक पोर्टल वेन ब्लड दे रही है लिवर को। तो लिवर में दो जगह से ब्लड आ रहा है, एक डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हेपाटिक पोर्टल वेन, एक ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम हेपाटिक आर्टरी। सारा डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद फिर इकट्ठा हो रहा है और ये यहां से निकल रहा है थ्रू हेपाटिक वेन। क्लियर पॉइंट? तो मैंने यही बताया कि पोर्टल ट्रायड में हेपाटिक आर्टरी आई, उसकी ब्रांचेस की एक, उसकी ब्रांच का एक पार्ट है ये रहा, हेपाटिक पोर्टल वेन की ब्रांच का एक पार्ट है ये रहा। ये सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बाद जाएगा जो बीच वाली सेंट्रल वेन थी उसमें, वहां से इकट्ठा होकर हेपाटिक वेन के थ्रू निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये ब्लड और ये ब्लड दोनों आए, डिस्ट्रीब्यूट हुए, डीऑक्सीनेट और हुए, इकट्ठे हुए, उसके बाद हेपाटिक वेन से निकल गए। अब क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे इसकी पैंक्रियाज की। ठीक है, मान ले पैंक्रियाज है, अब पैंक्रियाज के अगर मैं छोटा सा पार्ट लेगा तो दो पार्ट थी। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। अब आ रही है सर। ओके, बीच वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं आइसलेट्स। आइसलेट्स ऑफ Langerhans. This endocrine part. इसमें सेल्स अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। ओके, ये बहुत ही सिंपल है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ये एंडोक्राइन के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, ये बता देता हूँ क्योंकि आपको एंडोक्राइन पढ़ना है। में चार तरह के मेजरली सेल्स होते और भी हैं, मेजर चार ही हैं। अल्फा वाला ग्लूकागॉन रिलीज करता है, ये ब्लड ग्लूकोज को सेल से बाहर निकालता है और ब्लड में लेके जाता है, मतलब ब्लड शुगर को बढ़ाता है, ग्लूकागॉन। इंसुलिन ब्लड शुगर को सेल के अंदर लेके आता है, मतलब ब्लड शुगर को कम करता है, इंसुलिन। डेल्टा सेल्स सोमाटोस्टैटिन, ये पहले पढ़ा चुका, इनहिबिट करते हैं बीटा सेल्स को
और अल्फा सेल्स को, ठीक है। ये वहां आरजे टफिन सेल से भी प्रोड्यूस हो रहा था इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पढ़ाया था। एफ सेल पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करते हैं, ये भी इनहिबिटरी हार्मोन है, ये इनहिबिट करते हैं सेक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियास के आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस में पैंक्रियाटिक जूस तो आया ही नहीं, इसमें तो बस हार्मोन आए, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये। तो फिर ये जो पैंक्रियाटिक जूस है, ये जो एंजाइम्स हैं, न्यूक्लियस, अमाइलेज, लाइपेज, ये सब जो एंजाइम थे, ये वाले एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस करता है एकिनाई। एकिनाई एक मेजर पार्ट है पैंक्रियास का। 92%, 94%, 92% के करीब जो पैंक्रियास है, ठीक है ना, वो एकिनाई का बना हुआ है। एकिनाई क्या है? ये ऐसा कुछ होता है। इस तरीके के सेल्स होते हैं, इन्हें बुलाते हैं एकिनार सेल्स। रीजन को बुलाते हैं एसिनाई रीजन, और ये प्रोड्यूस करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करने वाला एसिनाई वाला रीजन और हार्मोन रिलीज करने वाला बीच वाला रीजन है, जिसे हम आरएच बोलते हैं। तो पैंक्रियास के दो रीजन है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। क्लियर है पॉइंट? इसलिए पैंक्रियास इज ए कंपाउंड ग्लैंड या कंपाउंड ऑर्गन आप बोल सकते हैं। ग्लैंड। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो ये बात पैंक्रियास के बारे में याद रखिएगा। कोई डाउट? ये अल्फा बीटा डेल्टा ये टाइप है सर? बेटा सेल को नाम दे दिए, जैसे हम कहते हैं ना, लेट इट बी एक्स वाई जेड ए बी सी, तो ग्रीक में अल्फा बीटा डेल्टा ईटा ऐसे चलता है। तो ये एफ बी वैसे? हाँ जी बेटा, ये एफ बी सर वैसे नाम दिया है? एफ भी नाम दिया, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। हाँ सर इस पैंक्रियास की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? बेटा जोर से, मैं दूर खड़ा हूँ आपसे बहुत। सर पैंक्रियास की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है? पैंक्रियास की ऐसे सब कुछ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट नहीं बोलते, ठीक है, क्योंकि वैरायटी ऑफ सेल्स है, क्योंकि एक काम नहीं कर रहा, मल्टीपल काम कर रहा है ना, तो ऐसे कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सर सोमैटोस्टैटिन का वर्क क्या है? पैगोजन ही रिलीज करता है ये? इसको इनहिबिट करना, इसको इनहिबिट करना। ओके सर। हाँ जी भाई, किसी और को कोई और डाउट? सर पैंक्रियास के आपने बताया काफी सारे फंक्शंस होते हैं, तो इधर तो मतलब हार्मोन और एंजाइम्स के ही फंक्शन है, और भी कुछ फंक्शंस होते हैं? और क्या करेगा बता? पता नहीं सर। पैनक्रियास के दो ही मेन फंक्शन है, प्लस एक और एडिशन है। पैनक्रियाटिक जूस जब आता है ना, साथ में एक और चीज होती है, बाइकार्बोनेट आयंस, वो भी आती है, ठीक है ना। और बाइकार्बोनेट आयंस आते हैं अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोनल सेक्रेटेड जो रिलीज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन आता है सेक्रेटेड, वो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करते हैं फॉर द रिलीज ऑफ bicarbonate ions, which is responsible for maintaining alkaline nature of small intestine. So alkaline nature of small intestine is maintained by two different sources of bicarbonate ions. One is pancreas, second is intestine itself, the Brunner's gland. ठीक है,
तो दो जगह से बाइकार्बोनेट आयंस आके एल्कलिनिटी मेंटेन होती है। ये हो गया फंक्शन पैंक्रियाज का। पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करना हो गया और इंसुलिन टाइप के जो हार्मोन्स है वो रिलीज करना हो गया। इतना ही फंक्शन है पैनक्रियाज और काफी है। छोटे सर से आपने आदमी अभी को बहुत ब्रूनर्स काम। ग्लैंड बोला, वो क्या था? क्या? ब्रूनर्स ग्लैंड पैनक्रियाज में। हम्म। कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? किसका सवाल है ये? सर शुभम। अरे तुम पिछले पढ़ाई वढ़ाई करते हो या ऐसे बस मुंह उठा के आ जाते हो क्लास के अंदर? सर ब्रूनर्स ग्लैंड पैनक्रियाज में नहीं होते ना, जब तो पूछ रहा हूँ। तो मैंने कब बोला पैनक्रियास में होते हैं? मैंने बोला ब्रूनर्स ग्लैंड भी बायोकार्बन आयन रिलीज करते हैं। वो मतलब कि इंटेस्टाइन में बायोकार्बन आयन दो जगह से आ रहे हैं, एक ब्रूनर्स ग्लैंड और दूसरा पैनक्रियास। ये बोला है। कहाँ खोए रहते अच्छा। हो? नहीं सर अच्छा वही। मत बोलो। अच्छा, एक बार भी तो नहीं ध्यान सुनते हो। खुद भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हो, सामने वाले के लिए भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। ओके। ओके सर, रोज का काम है 4 बार कंफ्यूजन क्रिएट करना, उसके बाद ओके सर बोलना। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? बाकी लोगों को बता दो, ब्रूनर्स ग्लैंड मैंने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वो भी सब म्यूकोसा में, पहले बता चुका हूँ। ठीक है ना? उनका काम और भी बायोकार्बन आयन रिलीज करना, यहाँ पे भी, यहाँ से भी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, बस ये बताया था मैंने। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट विद पैनक्रियास? और मैं तुमको ऑलरेडी बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे तुम्हारे डाउट से प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे पूरे दिन बैठ के डाउट पूछते रहो, मेरा काम ही है तुमको डाउट बताना, तुम्हें समझाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, जो मैं पूरी तरीके से अपने खुशी से निभाता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तुम डाउट पूछते हो तो मैं समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। लेकिन ये जो है ना तुम्हारा, तुम लोगों का जो ये है एटीट्यूड, कई कुछ लोगों का, कि हाँ हम ध्यान से सुनेंगे नहीं। मतलब डाउट जो हो ना तुम्हारा, वो इसका होना चाहिए कि हमने सुना और सुन के रियलाइज किया और समझ में नहीं आया। वो डाउट मुझे ठीक लगते हैं कि नहीं, जब सर बोल रहे तब तो हम अपना दिमाग कहीं और ही घुमाते रहेंगे, उस वक्त हम सुनेंगे नहीं, फिर जबरदस्ती कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, फिर डाउट पूछेंगे। मैं वो ऐसे डाउट एंटरटेन नहीं करूंगा। ठीक है, आपके पूरा दिन में डाउट, पूरी क्लास में डाउट को दे सकता हूँ, मुझे कोई डाउट से इशू नहीं है। डाउट साथ के साथ अच्छे रहते हैं, पढ़ाया टॉपिक पूछा डाउट है, वो सही रहते हैं। दैट्स ऑलवेज गुड। उसमें कोई नुकसान नहीं होगा कि टाइम चला गया, वो कोई बात नहीं, उसके चले 4 क्लासेस फालतू दे दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प भी कर रहे हैं। मुझे उसमें कुछ नहीं है, वो अब 4 क्लास फालतू हो जाए, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे वो टेंशन नहीं है। ठीक है, मुझे बस इरिटेशन उस आपके आपके उन तुम्हारे तुम लोगों की उन हरकतों पे होती है कि व्हेन यू डोंट पे अटेंशन इन द क्लास व्हेन आई एम टीचिंग, एंड देन you create a confusion of yourself and make other students also confused. और किसी को इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े हम। 12th क्लास के भी स्टूडेंट्स हैं एंड लिटरली डाउट पूछते हैं, पूरी पूरी क्लास जाती है उनकी डाउट्स में, पूरी पूरी क्लास, मतलब मैंने एक टॉपिक पढ़ाना नहीं है और उन्होंने दुनिया भर के उसमें डाउट्स, कुछ इधर से कुछ उधर से, कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कुछ बाहर से रिलेटेड, हर तरीके से। आई आंसर ऑल ऑफ देम। ठीक है, 12th का सिलेबस बहुत कम होता है, अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी स्ट्रेच कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी क्लास में क्लास लेना मतलब, अगर आपने 1.5 घंटे का पढ़ाना तो आप आधा घंटा पढ़ा पाते हो, 1 घंटा उनके डाउट्स ही चलते हैं। वो भी डाउट पूछते हैं, मैं उसमें एक एक को डाउट बताता हूँ, अच्छे से सारे के सारे डाउट बताता हूँ। बट ऐसे डाउट्स जो, लेकिन वो सुनते हैं, समझते हैं, सुनने समझने के बाद फिर डाउट पूछते हैं। चलिए आगे बात करेंगे।
चलिए, तो आगे पैनक्रियाज हो गया, गॉलब्लैडर का। अच्छा, एक चीज मैंने एक पॉइंट था जो मैंने शायद लास्ट क्लास में मिस कर दिया था, मुझे एकदम से याद आ रहा है। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई पैनक्रियाटिक जूस से, मुझे याद आया कि आपका जो ये है ना, ये याद रखिए ना, जो आपका जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजेन, ये रिलीज होता है। ये बताया था मैंने आपको एंटेरोकाइनेस के बारे में, मैंने बताया था क्लास में। नो सर। ठीक है, जो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं, जो स्पेसिफिकली प्रोटीएस हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजेन। ये बाद में कन्वर्ट होता है ट्रिप्सिन के अंदर, मतलब ये पैनक्रियाटिक जूस में रिलीज हो रहा है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। ये पीजे पैनक्रियाटिक जूस है, ऐसा ही स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, ऐसे ही होता है काइमोट्रिप्सिनोजेन। और यही होता है प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के साथ। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम इस फॉर्म में रिलीज होते हैं प्रोटीएजेस, वो इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम आता है एंटेरोकाइनेस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है और ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है इंटेस्टाइन के अंदर। फिर ये ट्रिप्सिन इसको एक्टिवेट करता है, इसको भी एक्टिवेट करता है। मतलब एंटेरोकाइनेस का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करना है। एक बार ट्रिप्सिन बन गया, फिर ट्रिप्सिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में एक्टिवेट करे और प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में एक्टिवेट करे। क्लियर है पॉइंट? आगे बात समझ में, तो ये बात याद रखिएगा। हाँ जी, आगे बात करें। इस पार्ट में कोई डाउट? नो सर। लेट्स मूव फर्दर। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा ये बात, इस बात पर ध्यान दीजिए अच्छे से, पे अटेंशन। नेक्स्ट हमारा ये सारा तामझाम हो गया, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन की सारी बातें हो गई हैं। हमारा अब मेन मोटो है एब्जॉर्प्शन। तो बात करें एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब आज अभी तक की कहानी सारी सुन लो। अभी तक की कहानी में ये था, पे अटेंशन, ये आपको इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनेगा। अब तक की कहानी में आपको खाना दिया गया था, उस खाने को आपने चबाया था, फ्रॉम इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फॉर आपने उसे बाइट किया था बाय इंसीजर्स, टीयर किया था बाय कैनाइन्स, ग्राइंड किया था बाय प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आपका साथ में सलाइवा भी रिलीज हुआ था फ्रॉम द पैरोटिड ग्लैंड, फ्रॉम द मैक्सिलरी, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड से सलाइवा रिलीज हुआ था, जिसमें से कुछ अमाउंट में म्यूकस भी था। तो म्यूकस से फूड को चिपका के एडहेर करके बोलस बनाया गया। सलाइवा माइलेस ने अमाइलोस को डाइजेस्ट किया इनटू माल्टोस, और कुछ स्टार्च यानी अमाइलोस डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो जो भी फूड है डाइजेस्टेड, नॉन डाइजेस्टेड, जो भी इतना डाइजेस्टेड है, ठीक है ना, कुछ चीजें एब्जॉर्ब भी हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी बकल कैविटी के अंदर, जैसे कि आयंस, ड्रग्स वगैरह कुछ चीजें,
और फिर ये सब चीजें मूव कर गई आपके ईसोफेगस से। पहले हुआ डीग्लूटिशन, दैट इज स्वallowing, और स्वॉलिंग होते वक्त आपका एपिग्लॉटिस क्लोज हो गया ताकि जो बोलस है, ठीक है, वो वेंट पाइप में ना जाए। तो जो बोलस है अल्टीमेटली कहाँ जाता है, फूड पाइप में जाता है। इसी को बोलते हैं हम डीग्लूटिशन या स्वॉलोइंग। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि जो ईसोफेगस के अपर के मसल्स हैं या आपके बगल कैविटी के पास के जो मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड हैं, तभी आप अपनी मर्जी से स्वालो कर पाते हो, मतलब वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, है ना। फिर ईसोफेगस के अंदर डीप डाउन इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, रिदमिक वेव जनरेट करते हैं। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक वेव। इस पेरिस्टाल्टिक वेव की वजह से फूड जो है आपके पहुंचता है स्टमक में। वो स्टमक में इसलिए आ पाया है क्योंकि आपका जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो खुला हुआ है ताकि फूड आराम से स्टमक में आ जाए। और अगर वो खुला नहीं रहता या थोड़ा क्लोज रहता तो फिर दिक्कत आती, फूड ईसोफेगस में फंस जाता और आपको एक कंडीशन होती कार्डिया अक्लासिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, वो खुला हुआ है तो फूड स्टमक में अच्छे से आ गया है, पेट के अंदर खाना भरने लगा है। जैसे ही पेट के अंदर खाना भरने लगा है तो स्टमक की वॉल स्ट्रेच करेगी, वहां से रिलीज होगा एक लोकल हार्मोन गैस्ट्रिन और हिस्टामिन जो स्टिमुलेट करेगा उसके सेल्स को, ऑक्जेंटिक सेल्स को एचसीएल रिलीज करने के लिए, चीफ सेल्स को पेप्सिनोजेन रिलीज करने के लिए। जो एचसीएल है वो पेप्सिनोजेन पे काम करेगा और उसमें कोप में पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, और जो पेप्सिन है वो प्रोटीन्स पे काम करेगा और फिर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स। और आपके स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स होंगी और वो फोल्डेड है, उसमें रुके हैं एक्स्ट्रा मसल्स नोन एज ऑब्लिक मसल्स। और अब क्या होगा, आपके दोनों स्फिंक्टर क्लोज्ड हैं, कार्डियक भी और पाइलोरिक भी, और आपका फूड अच्छे से चर्निंग मूवमेंट से मिक्स होगा, डाइजेस्ट होगा एचसीएल से, ठीक है ना। उसके बाद जो एसिडिक फूड है जिसको हम कायम बुलाते हैं, CHYNE, कायम, ठीक है ना। जैसे कायम चूरन भी आता है ना डाइजेशन के लिए, तो CHYME कायम बुलाते हैं उसको, ठीक है। और ये कायम चला जाता है किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। और जैसे ही इंटेस्टाइन में जाता है सबसे पहले आपको स्टमक का एसिडिक सिक्रीशन बंद करना है, जिसको करेगा एक फेमस हार्मोन जो आपको बताया था, नोएडा का मॉल भी है, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, जिसको हम एंटेरो गैस्ट्रॉन भी बुलाते हैं, ENTERO, एंटेरो, GASTRONE गैस्ट्रॉन। तो GIP या एंटेरो गैस्ट्रॉन जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है या ड्यूडेनम से रिलीज होता है, स्टमक के एचसीएल का रिलीज बंद कर देता है, फूड धीरे धीरे आपके इंटेस्टाइन में आ जाता है। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन में आता है, अब माहौल बनाना है इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए, तो इंटेस्टाइन से हार्मोन रिलीज होते हैं नोन एज सेक्रेटिन। वो पैंक्रियास को बोलता है कि बाइकार्बोनेट आयंस रिलीज करो, इधर ब्रूनस ग्लैंड से बाइकार्बोनेट आयंस आ जाते हैं और एल्कलाइन मीडियम मेंटेन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे एल्कलाइन मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में मेंटेन हो गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। उसके लिए चाहिए आपको एंजाइम्स एंड बाइल जूस। तो एक एंजाइम में CCK, स्कोलसिस्टोकाइनिन, और PZ, पैंक्लियोजाइमिन, ये दोनों हार्मोन्स, इसकी दो फॉर्म्स, एक जाती है गॉल ब्लैडर के पास और लिवर के पास और बाइल को रिलीज करवाती है, गॉल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बाइल आता है, और इधर पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस आता है, दोनों साथ में आए अपना और रिलीज हो गए। बाइल जूस ने अपना लिपिड्स को डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कराने में मदद करी और पैंक्रियाटिक जूस ने डाइजेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन कर पाता है उसमें सिर्फ डाइसैकेराइड्स, डाइपेप्टाइड्स और यही सब चीजें बन पाती हैं, पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो फर्दर डाइजेशन के लिए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सकस एंटेरिकस है, इंटेस्टाइनल जूस है, वो इंटेस्टाइनल जूस फर्दर डाइजेशन करता है। और अब हमारे पास जो माल्टोस था उससे हमें ग्लूकोज मिल चुका है, और लैक्टोज से ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल चुका है, और सुक्रोज से ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल चुका है। यानी हमारे पास शुगर्स के नाम पे 3 तरीके की शुगर्स हैं, एक है ग्लूकोज, एक है गैलेक्टोज, एक है फ्रक्टोज। इसके अलावा हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मिसल्स वगैरह थे, वो हमने उसकी ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन की बात कर ली है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वाटर है, आयंस है जैसे कि सोडियम,
आयन जैसे कि क्लोरीन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमारे पास एब्जॉर्ब करने के लिए। अब ये सब चीजें एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, आइए इनकी कहानियां पढ़ने जा रहे हैं। तो यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम यहाँ एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें। और सर विटामिन? विटामिन बेटा वो अलग अलग जगह से एब्जॉर्ब होते रहते हैं, उनकी कोई टेंशन नहीं उनको। मतलब उनका हम वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। एक विटामिन B12 की प्रॉब्लम थी, वो हो गया था एब्जॉर्ब उससे, इंट्रिंसिक फैक्टर से। बाकी विटामिन लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल में भी होते हैं, तो है ना। तो ओवरऑल हर जगह एब्जॉर्ब होते रहते हैं, ठीक है। विदाउट हाँ जी, और किसी को डाउट शुरू करें? ओके, पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अब देखो, देखो जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके एब्जॉर्प्शन की बात करता हूं, समझना ध्यान से। पहले समझो कि एक होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये आगे भी काम आएगा। सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी यूज करता है, ठीक है ना। और एटीपी यूज करके सोडियम को इधर भेजता है, 3 सोडियम, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब सोडियम को इधर भेजता है, 3 2 जो भी हैं, हालांकि 3 होते हैं, और पोटेशियम को इधर भेजता है, मतलब सोडियम को इधर, पोटेशियम को इधर, मतलब सोडियम को सेल के बाहर, पोटेशियम को सेल के अंदर, ठीक है। अब पे अटेंशन, इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि सोडियम का कंसंट्रेशन यहां पर कम होने लगेगा सेल में। तो सोडियम पोटेशियम पंप सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम कर रहा है। अब क्योंकि ये सेल के अंदर सोडियम का कंसंट्रेशन कम कर देगा, ठीक है, तो सोडियम सीधा यहां से अंदर आएगा, लेकिन थ्रू अ ट्रांसपोर्टर SGLT। देखिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट, समझ लो। सोडियम आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ सोडियम क्या था, कम था, तो सोडियम यहाँ पे आया, यहाँ पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन ये तो बिना एनर्जी के हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ये हो इस पाया है, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि ऑलरेडी सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। तो एक्चुअल में इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को भी हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही बोलते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर, कि यहाँ पर सोडियम का पंप अगर नहीं होता तो यहाँ पे सोडियम कम नहीं होता, यहाँ सोडियम कम नहीं होता तो सोडियम यहाँ से यहाँ नहीं आ पाता। क्लियर पॉइंट। तो हर से बोलते हैं कि सोडियम का जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ, कि सोडियम का ट्रांसपोर्ट होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटी मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिख लेना। तो सोडियम का एक्चुअल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सोडियम अकेला नहीं जाता, सोडियम अकेला नहीं जाता, सोडियम के साथ या तो ग्लूकोज जाएगा या गैलेक्टोज जाएगा, दोनों में से एक। तो ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ग्लूकोज गैलेक्टोज का साझा कॉमन ट्रांसपोर्टर है, ठीक है ना। तो वो कभी चला जाएगा ग्लूकोज, कभी चला जाएगा गैलेक्टोज, तो सोडियम ग्लूकोज गैलेक्टोज ऐसे ही आते हैं। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो दोनों एक साथ नहीं है ग्लूकोज क्या? और गैलेक्टोज का, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। अगेन सोडियम के पे डिपेंडेंट हो रहा है, तो सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो ग्लूकोज गैलेक्टोज का भी कैसा हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ में। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज का भी क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर मैं बात करूं, इसको हम बेसिकली नाम देते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट।
एनसीईआरटी टर्म यूज करिए, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। फेयर पॉइंट, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ग्लूकोज गैलेक्टोज आगे जाने, वो यहाँ पे एक और दूसरा ट्रांसपोर्टर है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लट, वो अगेन दोनों कॉमन है, उससे होके इजीली यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज का सिंपल डिफ्यूजन भी हो रहा है एक तरीके से, तो हम इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही नहीं बल्कि साथ में ऐड कर देते हैं सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल मूवमेंट या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना, या सीधा बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो वो भी वर्ड ऐड कर देते हैं हम। तो एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज के लिए याद रखिएगा, एक्टिव और पैसिव दोनों ट्रांसपोर्ट होते हैं, लेकिन 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 आपको ये जरूर याद रखना है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर का होता है को ट्रांसपोर्ट विद सोडियम, N प्लस के साथ उसका क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है। क्लियर? आगे बात समझ में? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का को ट्रांसपोर्ट होता है विद सोडियम, ये बात आपको याद रखनी है। फ्रक्टोज का ऐसा कुछ नहीं है, फ्रक्टोज का सिंपल फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्टर्स है इधर भी और इधर भी, ठीक है ना। तो फ्रक्टोज का सिंपल क्या होता है ट्रांसपोर्ट है, आप सिंपली फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है। बायोलॉजी में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन तब बोलते हैं जब सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, सिंपल डिफ्यूजन हो रहा होता है, बस एक चैनल बीच में चाहिए होता है, एक बीच में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए होता है जो फैसिलिटेट करे, हेल्प करे, तो ऐसे को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी होती है तो हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन फ्रक्टोज सेल के अंदर, ब्लड के अंदर कम ही रहता है, ठीक है, डाइट में ज्यादा रहता है, इसलिए फ्रक्टोज का सिंपल ऐसा ही सिंपल डिफ्यूजन एक तरीके का हो जाता है, जिसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोलते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लियर? अमाइनो एसिड्स, अब अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड्स अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक हैं, जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर हीटिंग है, उनको ट्रांसपोर्टर चाहिए होगा, या हो सकता है एनर्जी भी चाहिए हो, ठीक है। कुछ सिंपली डिफ्यूज भी कर जाएंगे, जो हाइड्रोफोबिक है, जो हाइड्रोफोबिक है सिंपली डिफ्यूज कर जाएंगे। तो अमाइनो एसिड्स का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है ना, वो हर तरीके से होता है, और कुछ कुछ होगी एनर्जी, कुछ कुछ क्या होगी एनर्जी, एटीपी, कुछ एटीपी कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना। तो अमाइनो एसिड का जो ट्रांसफर है वो तीनों तरीके से होता है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, मतलब सिंपल डिफ्यूजन भी होगा, पैसिव डिफ्यूजन भी होगा, सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड आल्सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होंगे जो सिंपली निकल जाएंगे, कुछ अमाइनो एसिड होंगे जो ट्रांसपोर्टर से निकलेंगे बिना एनर्जी दिए, कुछ होंगे ट्रांसपोर्टर से निकलेंगे एनर्जी देने के बाद। तो जो ऐसे निकल गए सिंपल डिफ्यूजन, जो ट्रांसपोर्टर के साथ निकले वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और जो ट्रांसपोर्टर के साथ निकले एनर्जी देके, रिश्वत देके, वो होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन तीनों तरीके का होगा, किसके साथ? अमाइनो एसिड के साथ। वाटर का बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाटर का ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के बेसिस पे, तो सिंपल ऑस्मोसिस बोलेंगे। वाटर का ऑस्मोसिस होता है। क्लोरीन आयन का अगेन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पॉइंट आगे बात समझ में। तो आपको अल्टीमेटली जो याद रखना है, मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता दिया, अल्टीमेटली क्या याद रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं कि जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज है उनका एब्जॉर्प्शन सोडियम पर डिपेंडेंट है, ठीक है। सोडियम पर डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, किसका? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, ठीक है।
सोडियम का खुद का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ग्लूकोज गैलेक्टोज क्योंकि साथ में जा रहे हैं तो उनका भी एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही हो गया, ठीक। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ पे होता रहेगा तो यहाँ कंसंट्रेशन ग्लूकोज गैलेक्टोज की बढ़ गई और यहाँ कम है तो यहाँ पर एनर्जी नहीं चलती, यहाँ पर सिंपली फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। तब ग्लूकोज गैलेक्टोज के लिए बोल सकते हैं कि इनका सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये बात याद रखिएगा बस, ठीक है। बाकी इनका ओवरऑल एब्जॉर्प्शन डिफ्यूजन से भी हो रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भी हो रहा है ना, ठीक है। आगे समझिए, फ्रक्टोज का सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट नहीं है, फ्रक्टोज इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्ब हो जाता है बिना सोडियम, ठीक है, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अमाइनो एसिड वेरी करेगा, जिस तरीके का अमाइनो एसिड उस तरीके का एब्जॉर्प्शन। हाइड्रोफिलिक है, वाटर हीटिंग है, तो लिपिड मेम्ब्रेन पार नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। कभी कभार उनको एनर्जी भी चाहिए होती है, एटीपी भी चाहिए होता है, तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, कभी नहीं चाहिए होता तो फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं उनको तो ट्रांसपोर्टर भी नीचे सीधा डिफ्यूज कर जाते हैं, तो फिर उनका कैसा होता है, उनका होता है सिंपल डिफ्यूजन। तो तीनों तरीके से का होता है अमाइनो एसिड, डिपेंडिंग कैसा अमाइनो एसिड है। वाटर का ऑस्मोसिस से होता है, सिंपल, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। क्लोरीन अपने चैनल के थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और यही रहेगा पूरा हिसाब किताब एब्जॉर्प्शन का, ठीक, क्लियर। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात है और मैक्सिमम होगा जेजुनम। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर ये SGLT कोई कैरियर का नाम है क्या? यस, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, कंबाइंड ट्रांसपोर्टर, एस सोडियम GL ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ओके सर। तो सर इसमें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना सोडियम का, तो इसको फैसिलिटेटेड क्यों बोला है? जस्ट कैरियर है तो इसलिए बोल सकते हैं। मैं बता रहा हूँ देखो, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, लेकिन ऐसे केमिकल पे डिपेंडेंट है जिसका खुद का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो क्योंकि सोडियम का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ तो ग्लूकोज का भी एक तरीके का एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है, लेकिन साथ में हेल्प बाय अ ट्रांसपोर्टर, तो इसलिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोल दिया, ठीक है। मतलब एक तरीका का ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके सर। तो मैं बताता हूँ क्या होता है कि इमेजिन करना, ये आपको आगे पढ़ोगे क्लास 11th में आगे ट्रांसपोर्टर्स में, सब लोग ध्यान सुनना कि मान लो तुम्हें एक पार्टी में जाना था, ठीक है ना, तुम्हारे पास पार्टी का पास था, तुमने दिखाया, तुम अंदर चले गए, ठीक है, दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। तुम्हारा पार्टी का पास नहीं था, ठीक है, तुमने गेट कीपर को 500 रुपए दिए और तुम अंदर चले गए, अगेंस्ट द रूल गए, ठीक है ना। जो यहाँ 500 रुपए बॉडी में ATP है, तो वो हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि रूल का अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, अब क्या है कि मान लो कि क्या हुआ कि तुम दो लोग थे, ठीक है, तुमने क्या किया, गेट कीपर को 500 रुपए, तुम्हारे पास नहीं था, गेट कीपर को 500 रुपए दिए, ठीक है, और जैसे उसने 500 रुपए जेब में डाले, तुम धक्का मार के अपने एक दोस्त को साथ में ले गए, ठीक है ना। तो कहने को तो दोस्त तुम्हारा बिना पैसे दिए गया, लेकिन तुमने तो पैसे दिए ना, तुमने तो वो भी नहीं जा पाता, आ रही बात समझ में। तो हालांकि एनर्जी सोडियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है ना, तो सोडियम का तो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन उस एनर्जी पे डिपेंडेंट है क्या, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट भी, तो ग्लूकोज का सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और यहाँ पे क्योंकि एक ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है, तो हम उसे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट बोल देते हैं, आ रही बात समझ में। तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन सोडियम का ट्रांसपोर्ट, एंड सोडियम का ट्रांसपोर्ट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, गॉट इट। तो ग्लूकोज का डायरेक्टली एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं है, क्योंकि सोडियम का एक्टिव है इसलिए उसका भी एक्टिव है, इसलिए इट इज अ काइंड ऑफ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। सर सोडियम के साथ ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक साथ नहीं जाते? नहीं, एक साथ नहीं जाते, एक ही मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है ना, या तो ग्लूकोज या गैलेक्टोज, दोनों कंपीट करते हैं, कभी कोई कभी कोई। ओके।
देखो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही तो है, क्या फर्क है ग्लूकोज गैलेक्टोज में? चौथी पोजीशन पे OH बदल दो, तो एक हो गया ग्लूकोज, एक हो गया गैलेक्टोज। एपाई मर्ज है ना। यस सर। एनीबॉडी एल्स, एनी अदर डाउट? चलिए ये आपको क्लियर है, तो हम आगे बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की आज के, दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। सर हाँ जी। सर ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन का क्या एग्जांपल मतलब हो जाएगा? आपने बोला सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट और एटीपी कंज्यूमिंग, तो फिर जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के अंदर केवल जो प्रोटीन के कैरियर्स है उन्हीं का रोल होगा क्या? समझा नहीं मैं। सर ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? बिना एनर्जी के जाता है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और सर सिंपल डिफ्यूजन में भी तो वही हो रहा है। हाँ, सिंपल डिफ्यूजन में चैनल चैनल नहीं चाहिए होता। अच्छा, वो जो प्रोटीन का चैनल नीचे है। हाँ, वो नहीं चाहिए तो सिंपल डिफ्यूजन, प्रोटीन का चैनल चाहिए तो फैसिलिटेटेड, और अगर एनर्जी दे रहे हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा ठीक है सर। अभी तो बोला पास है, अगर तुम्हारे पास तुम निकल गए सिंपल डिफ्यूजन। नहीं नहीं, मान लो कि तुम्हारे पास लेट से पास भी नहीं है, तुमको गेटकीपर जानता है शक्ल देख के, तुम चले गए सिंपल डिफ्यूजन। तुम्हारे पास, तुम्हें गेटकीपर जानता नहीं है, तुम्हारे पास लेकिन पास है, कोई पैसे नहीं लगे, पास है पहले तुम वहां बिलोंग करते, तुमने दिखाया तो अंदर चले गए। दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड बाय पास। ठीक है। अब तुम्हारे पास पास भी नहीं है, तुम वहां बिलोंग ही नहीं करते, वो किसी और की पार्टी चल रही है, तुमने गैर कानूनी काम करो, लॉ के अगेंस्ट काम कर रहे हो, 500 रुपये पकड़ा है गेटकीपर को, उसने तुम्हें जाने दिया, है ना? दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास सिंपल है लार्ज इंटेस्टाइन।
ओके, आई सपोज ये सारी चीजें आपको ब्लैक बोर्ड पर विजिबल है। ओके, नाउ पे अटेंशन, समझाने जा रहा हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम के बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। उसमें 3 पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे बड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है ना, लार्ज बड़ा सा पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीकम, ठीक है ना। तो पहला पार्ट है सीकम, फिर है कॉलम। कॉलम 3 पार्ट में डिवाइडेड है, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। डिसेंडिंग के बाद एक छोटा सा एस शेप का सिग्मॉइड कॉलम। तो क्या क्या हो गया, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, सिग्मॉइड कॉलम, राइट। फिर फाइनली लास्ट पार्ट है छोटा सा रेक्टम, ठीक है, और ओपनिंग का नाम है एनस, जैसे ओपनिंग का नाम माउथ था, ठीक है। ओके, अब सीकम से एक नीचे एक्सटेंशन जा रहा है, उसे बोलते हैं एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक फिंगर की तरह एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, उसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्म जैसा अपेंडिक्स, ठीक है ना। अपेंडिक्स बेसिकली एक्स्ट्रा को बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। इलियम और सीकम के बीच में वाल्व है, उसको बोलते हैं इलियोसीकल वाल्व। इसका काम है एक बार अनडाइजेस्टेड मटेरियल फूड एक बार सीकम में पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो वापस नहीं आ सकता, तो बैक फ्लो नहीं है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है और फिर वापस नहीं आ पाता बिकॉज ऑफ इलियोसीकल वाल्व है, ठीक है, क्लियर। एक मस्कुलर बैंड है, इसका नाम है टेनिया कोलाई, ये मस्कुलर बैंड है, ये सपोर्ट दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है ना। और इसके ऊपर एक फैटी टिश्यू की अपेंडेजेस है, फैटी टिश्यू है, उसको बोलते हैं एपिक्लॉइड अपेंडेजेस, एग्जैक्टली फैटी टिश्यू, क्या है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कोलॉन, सीकम, अपेंडिक्स, ये सब रेक्टम एनस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आता है, 2-3 घंटे रहता है, धीरे धीरे मूव करता है, उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन किसका होता है? आयंस का, वाटर का, विटामिन्स का, वाटर का, आयंस का क्या होगा एब्जॉर्प्शन, और पानी का आयंस में ज्यादा होगा, तो मेजर एब्जॉर्प्शन किसका होगा? वाटर का होगा, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्पेसिफिकली सीकम के अंदर और थोड़ा कॉलम के अंदर भी कहीं रीजन, यहाँ पे काफी सारे बैक्टीरिया होंगे। कौन सा बैक्टीरिया था? ई कोलाई बैक्टीरिया, ये हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया है। ये बाइल पिगमेंट्स लेता है, उसको ब्रेक करता है इनटू स्टेरकोबिलिन, जिसकी वजह से फीकल मैटर का येलोइश कलर आता है। तो बाइल पिगमेंट्स के ब्रेकडाउन की वजह से स्टेरकोबिलिन बन रहा है, इसकी वजह से फीकल मैटर कलर कैसा है? येलोइश है। ये ब्रेक नहीं होगा तो फिर और डार्क कलर होगा, ठीक है ना। वो होता है जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ली तो आपके बैक्टीरिया किल हो गया, बैक्टीरिया किल हो गया तो फिर फीकल मैटर का कलर चेंज हो जाएगा, डार्किश हो जाएगा, बिकॉज बाइल पिगमेंट्स अपने नेचुरल फॉर्म में पास हो जाएंगे जो डार्क होते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया स्टेरकोबिलिन में तो फीकल मैटर कलर थोड़ा येलोइश होता है, लाइट कलर होता है, ठीक है। बच्चा कुछ जो फूड है जो अनडाइजेस्टेड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जो भी है वो बैक्टीरिया ने यूटिलाइज किया और एज अ बाय प्रोडक्ट वो हमारे लिए अच्छी चीजें बनाता है, जैसे कि विटामिन B1, B2, B6 है ना, B12, ठीक है। तो मैं बी कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, मतलब विटामिन बी के बहुत सारे जो विटामिन है वो बनाता है कौन? हमारे लिए बैक्टीरिया बना देता है। इसीलिए विटामिन B12 की कमी वेजिटेरियंस को नहीं होती, क्योंकि विटामिन B12 सिर्फ नॉन वेज फूड में, वेज फूड में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वेजिटेरियंस को B12 की कमी नहीं होती क्योंकि बैक्टीरिया उनके लिए B12 बना देता है। तो बैक्टीरिया बड़ा हमारे लिए जरूरी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन जो बैक्टीरिया बनाता है विटामिन के। विटामिन के एक्चुअली ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर नहीं होता तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होती, फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होती है। विटामिन के एक इंपॉर्टेंट विटामिन जो हमें बैक्टीरिया बना के देता है।
तो काफी देर के लिए फूड यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, धीरे धीरे उसमें वाटर एब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद वो जब जाना होता है तो वो रेक्टम में आता है, रेक्टम से फिर एनस से बाहर निकल जाता है जैसे डेफिकेशन होगा। देखिए एक्चुअली होता ये कि यहाँ पर मसल्स होते हैं, यहाँ पर आगे मसल्स है, एक तो यहाँ स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर यहाँ है और एक मसल्स यहाँ है। अब होता ये कि फूड धीरे धीरे रेक्टम में आता है, जैसे फूड रेक्टम में आया, रेक्टम स्ट्रेच किया, रेक्टम स्ट्रेच करेगा, इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास जाएगा कि हाँ अब रेक्टम स्ट्रेच कर गया, मतलब फूड रेक्टम में आ गया, अब उसे बाहर निकलना है, जब वेस्ट बोल देते हैं बाहर निकलना है। तो आपके पास ब्रेन में मैसेज आया, ब्रेन ने इस स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया, स्फिंक्टर रिलैक्स हो गया, फीकल मैटर नीचे आने को हुआ, बाहर निकलने को होने लगेगा। लेकिन फाइनली आपके पास ये मसल्स है और ये मसल्स वॉलंटरी मसल, फाइनली एनएस के पास क्या है, मसल्स है, जिसे बोलते हैं वॉलंटरी मसल्स। आप चाहें तो इसको सिकुड़ के रख सकते हैं, अगर आप इसको सिकुड़ के रखेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट करके रखेंगे तो फिर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आएगा, रिलैक्स कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें डेफिकेट करना है या वेस्ट रिलीज करना है या नहीं, फाइनल हमारी कॉल है, हम फैसला करेंगे। क्लियर पॉइंट? तो ऊपर वाला स्फिंक्टर तो इनवॉलंटरी है, वो तो खुल ही जाता है, जो बाहर वाला जो मसल्स हैं वो कंट्रोल कर रही है कि फीकल मैटर अल्टीमेटली बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। मान लीजिए आप कहीं क्लास में थे, आप बिजी थे, आपको फीकल मैटर रिलीज करना था, नहीं कर पाए, तो आपने मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रखी, फीकल मैटर नहीं जाएगा, रिलीज नहीं होगा, ठीक है। अब फीकल मैटर यहाँ रहेगा, अब ज्यादा यहाँ रुक नहीं सकता, तो वो रिवर्स वापस चला जाएगा कहाँ पे, सीकम के अंदर, और जितनी देर वहां पड़ा रहेगा उतनी देर से पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा और केमिकल प्रोड्यूस होते रहेंगे, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती रहेगी। तो जितना देर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रहता है उतना वो ड्राई होता रहता है, उतना ज्यादा उसके अंदर टॉक्सिसिटी या और चीजें बढ़ती रहती हैं और गैस फॉर्मेशन होता रहता है, ठीक है ना, क्लियर। और ज्यादा देर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड रहता है और नहीं निकल पाता प्रॉपर्ली, तो डेफिकेशन प्रॉपर्ली ना हो तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हार्ड जो स्टूल मटेरियल है, जो हार्ड वेस्ट मटेरियल है, वो एनएस के थ्रू निकलेगा, और जब एनएस के थ्रू हार्ड फूड मटेरियल निकलेगा तो उसके सेल्स को थोड़ा थोड़ा डैमेज करेगा। और मान लीजिए ऐसा बार बार हो रहा है, बार बार जो स्टूल है या वेस्ट मटेरियल है हार्ड बार बार रिमूव हो रहा है, तो आसपास के टिश्यू ज्यादा डैमेज हो जाएंगे, वहां पर नोड्यूल्स बन जाएंगे ब्लड टिश्यू के, ठीक है ना, और धीरे धीरे एक डिसऑर्डर हो जाएगा, उसको बोलते हैं हेमरॉइड्स यानी पाइल्स। तो वो भी हो सकता है, एक प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन 5 साल 10 साल 15 साल कंटिन्यूसली जा रही, तो फिर लेटर ऑन उसका ये भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली फीकल मैटर रिलीज करना हमारे अंदर वॉलंटरी है, ठीक है, हमारी मर्जी के ऊपर होता है, ठीक है। हाँ, मसल्स वीक हो जाएंगी, जैसे कि बच्चों में भी वीक होती है, छोटे बच्चे होते हैं वीक होती हैं, तो वो फीकल मैटर नहीं कंट्रोल कर पाते, या जब कोई बहुत ओल्ड हो जाता है मसल्स वीक हो जाती हैं तो वो फीकल मैटर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एक अलग सिनेरियो है, वो एक्सेप्शंस है। इन जनरल डेफिकेशन इज कंट्रोल्ड। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई कि हमारे पास अपेंडिक्स है, सीकम है, कॉलॉन है, रेक्टम है, एनस है, ये क्लियर। एपिप्लॉइड अपेंडेजेस है जो सपोर्ट टीनिया कोलाई है जो मस्कुलर सपोर्ट है, ठीक है। रेक्टम एक पैसेज है जहां से वेस्ट धीरे धीरे नीचे जाएगा, एनस एक ओपनिंग है जो मसल से कंट्रोल्ड है, और बैक्टीरिया हमारा दोस्त है, वो हमें अच्छी चीजें बना के दे रहा है, विटामिन्स वगैरह जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और साथ ही साथ बाइल पिगमेंट्स को भी ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से फीकल मैटर कैसा है, येलोइश कलर का है। तो आई सपोज डाइजेशन में हमारा इतना ही है, हमारा रह गया थोड़े से टॉपिक न्यूट्रिशन और डिसऑर्डर्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में करके विल स्टार्ट रेस्पिरेशन इन नेक्स्ट क्लास। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बाकी डाउट्स भी आप नेक्स्ट क्लास के लिए ही चलिए पूछ लीजिए, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, कोई स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ लो, हालांकि होने नहीं चाहिए। सर जो ये बैक्टीरिया है लार्ज इंटेस्टाइन के, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में से जा सकते हैं? बेटा ऐसा होता नहीं है, वो एक्चुअली कंसंट्रेटेड वहीं रहते हैं, बट हाँ हम रोक नहीं लगा सकते, एक आध 2-4 मूव कर जाए तो कर जाए। मैं ना कंसंट्रेशन की बात करता हूँ, इक्के दुक्के की बात नहीं करता, इक्का दुक्का तो हर जगह होगा बैक्टीरिया। और सर अगर वो वहां पे रिप्रोड्यूस होने लगे? देखो
अगेन वही पॉइंट है कि बैक्टीरिया हर जगह रिप्रोड्यूस नहीं होता, जहां अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में इसलिए यहाँ सीकम में क्योंकि उसको वहां पे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है जो उसके ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। हर जगह वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा ना। सर ये जो एपिग्लॉटिस अपेंडिसेस हो एपिप्लॉइक अपेंडिसेस होती है, इनका क्या काम है जो फैट्स की है? बड़ा फैटी टिश्यू स्टोरेज है लार्ज इंटेस्टाइन में, और क्या कभी जरूरत पड़े कुछ तो सबकी तो उसके लिए एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड है। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो। सर एक क्वेश्चन है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, और उसका आंसर है कॉलीसाइटोकिनिन। क्या है उसका आंसर? कॉलीसाइटोकिनिन। हाँ सीसीके ही है, सीसीके ही है वो सर एक्चुअली। बट वो पीजेड जो पार्ट था वो करता था ना। बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली हार्मोन सीसीके के नाम से फेमस है, पूरा नाम सीसीके पीजेड है। पीजेड कभी कभी ओमिट कर देते, नहीं बोलते, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं सीसीके की दो फॉर्म्स हैं, एक जो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और एक जो पैनक्रियास को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब पैनक्रियास को स्टिमुलेट कर रही है। तो है वो सीसीके की ही फॉर्म्स, ठीक है, इसलिए हम सीसीके बोल देते हैं। सीसीके गलत नहीं है, हार्मोन वही है, पूरा नाम उसका सीसीके पीजेड है क्योंकि वो पैनक्रियास को भी स्टिमुलेट करता है। आ रही बात समझ में? यस सर। है ना, वैसा है। जैसे तुम्हारा नाम है तारिक अहमद, तुम अपने आप का नाम बता दो कि माय नेम इज तारिक, है ना। तो वैसे ही सीसी के पीजेड में पीजेड इज समटाइम्स ओमिटेड। हाँ पूरा बताना तो मैं तारिक अहमद हूँ, इट इज सीसी के पीजेड, वैसा है। गॉट इट? यस सर। सर यहाँ पर भी बाइल जो पिगमेंट्स की ये जो स्टेरोकोबिलम में चेंज करती है बैक्टीरिया, इसकी कलर चेंज के अलावा और कोई इंपॉर्टेंस होती है? ना, नथिंग, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। वो तो तो बैक्टीरिया ऐसे पता भी क्या कर चला रहा है, जा मैं सकता बताऊँ। है वो तो फिर। बैक्टीरिया ना पिगमेंट को ले रहा है अपने उसके लिए, अपने काम वाम के लिए, अपने काम के लिए पिगमेंट को लिया तो बाय प्रोडक्ट में स्टेरोकोबिलम निकाल दिया। ओके सर। पिगमेंट्स हमेशा, पिगमेंट जो हमारी बाइल पिगमेंट भी बाय प्रोडक्ट ही है। हेमोग्लोबिन डिग्रेड हुआ, उसका जो हीम था उससे बाइल पिगमेंट बनती है। ओके सर। सर वो जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस के अंदर सर वो बाइल का मतलब बाइल का जो उसका डिस्चार्ज होता है वो ढंग से नहीं हो पाता, या फिर बाइल बाइल सॉल्ट्स में जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन होते हैं उससे कोई दिक्कत होती है? बेटा बाइल सॉल्ट में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन कहाँ से आ गया? बाइल सॉल्ट है, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बाइल पिगमेंट्स हैं। सॉरी सर, बाइल बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स वो ये ना, बाइल बढ़ जाता है तो लीक करता है, और बाइल पूरा ही लीक करेगा ना, सॉल्ट छोड़ के सिर्फ पिगमेंट्स तो लीक करेंगे नहीं। तो बाइल लीक कर जाता है और उसमें जो पिगमेंट्स है वो येलोइश कलर देने लगते हैं स्किन को। अच्छा। और सर वो छोटे बच्चों में वो ऐसे ऐसे कहते हैं कि जब आरबीसी का काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उस टाइम भी जॉन्डिस हो जाता है। बेटा बोला तो सही कि अगर हेमोग्लोबिन ज्यादा डिग्रेड होगा तो हीम बहुत ज्यादा बनेगा, जितना हीम बनेगा उतना बाइल पिगमेंट्स बनेंगे, बाइल पिगमेंट ज्यादा बनेंगे, बाइल ज्यादा बनेगा तो लीक करेगा। तो मतलब सर लीक जब भी करेगा जब काफी ज्यादा प्रोडक्शन होगी। देखो मैं बता रहा हूँ, आउटपुट से ज्यादा इनपुट होगा तो लीक करेगा। अब उसके दो वजह हो सकती है कि बन ही ज्यादा रहा है या बन नॉर्मल रहा है, जा ही नहीं रहा है। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर अर्जेंटाफिन सेल्स जो थे उनकी सेक्रीशन एक सेरोटोनिन भी पढ़ी थी मैंने, तो उसका क्या काम होता हाँ है? देखो बेटा डाइजेशन। बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्चुअली। अर्जेंटाफिन सेल सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। जब एब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए होती ना तो फिर वो रिलीज होने लगते हैं, वो कहते हैं बस हो गया, अब डाइजेशन थोड़ा रोको, बहुत हो गया। एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए होता है वो। ओके सर। सर हाँ जी प्रियांशु जी। सर वॉमिटिंग के बारे में बता दीजिए। वॉमिटिंग बेटा हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स में। ओके सर। एनीबॉडी एल्स? चलिए फिर सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू वेरी मच।